नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछते हैं। इक्विटी मार्केट कब ऊपर या नीचे जाएगा? गोल्ड और सिल्वर कब बढ़ेंगे या गिरेंगे? करेंसी किस दिशा में जाएगी? कौन सा सेक्टर ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे? और सच कहूं तो कई साल मार्केट में रहने के बाद भी उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं होती कि आखिर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा डेटा पॉइंट है जिसे देखकर ये समझा जा सके कि आगे क्या होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सिर्फ एक ऐसा डेटा पॉइंट बताने वाली हूँ, सिर्फ एक, जिसे अगर आप रेगुलर ट्रैक करें और जिसे ट्रैक करना मुश्किल भी नहीं है, तो उसी एक डेटा पॉइंट की मूवमेंट से आप समझ सकते हैं इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, कौन से सेक्टर्स मजबूत रहेंगे और कौन से कमजोर, गोल्ड और सिल्वर कहाँ जा सकते हैं, रियल एस्टेट का क्या होगा, कमोडिटीज और करेंसी किस दिशा में जाएंगी। और वो एक डेटा पॉइंट है इन्फ्लेशन। अगर आप किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का डेटा देखें या उनकी कमेंट्री पढ़ें, तो हर सेंट्रल बैंक एक ही बात कहता है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। कोई देश इन्फ्लेशन को नीचे लाने की कोशिश करता है, कोई देश उसे थोड़ा ऊपर लाना चाहता है, लेकिन हर सेंट्रल बैंक का फोकस होता है इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। तो अगर आप इन्फ्लेशन को गहराई से समझ लें तो उससे जुड़े लगभग सभी एसेट क्लासेस की मूवमेंट आप अपने आप समझ जाएंगे। अब सबसे पहले समझते हैं इन्फ्लेशन होता क्यों है। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। अगर आज एक पेन 100 रुपए का है और कल वो 106 रुपए का हो जाता है, तो ये 100 से 106 क्यों हुआ? जब प्राइस 100 से 106 होता है तो हम कहते हैं इन्फ्लेशन आया है, लेकिन असली सवाल है ये 100 से 106 क्यों हुआ। आमतौर पर अगर मैं किसी से पूछूं कि देश में इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, तो जवाब मिलता है डिमांड और सप्लाई की वजह से। कहा जाता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसीलिए प्राइस बढ़ गया। लेकिन मेरे हिसाब से ये आधी जानकारी है। मान लीजिए आप सबको ये पेन खरीदना है और सिर्फ एक ही पेन उपलब्ध है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो आपको लगेगा कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, अगर आप सबको पेन खरीदना है, सप्लाई कम है, लेकिन आप में से किसी के पास पैसा ही नहीं है, तो क्या इस पेन का प्राइस ऊपर जाएगा? जवाब है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन ऊपर जाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली, डिमांड और सप्लाई में गैप। दूसरी, मार्केट में लिक्विडिटी यानी पैसा। सिर्फ डिमांड सप्लाई याद से इन्फ्लेशन नहीं होता। जब तक मार्केट में पैसा नहीं होगा, प्राइस ऊपर नहीं टिकेगा। तो याद रखिए, इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो और मार्केट में लिक्विडिटी भी ज़्यादा हो। अब मान लीजिए आप सेंट्रल बैंक हैं, आपको दिख रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपको उसे कंट्रोल करना है। आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन दो कारणों से बढ़ा है, डिमांड सप्लाई गैप और ज़्यादा लिक्विडिटी। क्या आप सेंट्रल बैंक होकर मैन्युफैक्चरर से कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन करो? नहीं। क्या आप लोगों से कह सकते हैं कि कम खर्च करो? नहीं। तो आपके पास बचता क्या है? सिर्फ एक टूल, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। इसीलिए जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। इन्फ्लेशन ऊपर, इंटरेस्ट रेट ऊपर। अब देखिए खेल कैसे बदलता है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, पहला असर इक्विटी मार्केट पर। क्यों? अगर आपकी एफडी ज़्यादा रिटर्न देने लगेगी तो कुछ पैसा इक्विटी से निकलकर एफडी में जाएगा। दूसरा असर, ईएमआई महंगी हो जाएगी। अगर होम लोन महंगा हो गया, क्या आप घर खरीदेंगे? शायद नहीं। अगर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की ईएमआई बढ़ गई, क्या आप खरीदने का फैसला टालेंगे? संभव है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सबकी डिमांड प्रभावित होगी। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, सबसे बड़ा असर पड़ता है कंजम्पशन पर। कंजम्पशन घटेगा तो कंपनियों की सेल्स घटेंगी और स्टॉक्स नीचे जाएंगे। रियल एस्टेट की डिमांड घटेगी, रियल एस्टेट स्टॉक्स नीचे। सीमेंट की डिमांड घटेगी, सीमेंट स्टॉक्स नीचे। ऑटो की डिमांड घटेगी, ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स नीचे। दूसरा बड़ा असर, जिन कंपनियों पर ज़्यादा कर्ज है, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स जो भारी कर्ज पर चलते हैं, उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। इनकम वही, खर्च ज़्यादा, प्रॉफिट कम, तो ऐसे स्टॉक्स पर भी दबाव आएगा। अब सवाल, क्या सब कुछ ही गिरेगा? नहीं। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो इस माहौल में भी स्थिर रहते हैं या बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। एफएमसीजी, फार्मा और आईटी। एफएमसीजी में डेली यूज़ प्रोडक्ट्स होते हैं, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट। इनकी खपत इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कम नहीं हो जाती। आप 7 दिन नहाने की जगह 6 दिन नहीं नहाएंगे। दूसरी बात, ये सेक्टर्स आमतौर पर कैश रिच होते हैं, इन पर भारी कर्ज नहीं होता। तीसरी बात, सेक्टर रोटेशन। जब फंड मैनेजर्स रियल एस्टेट, ऑटो, इंफ्रा बेचते हैं तो पैसा कहीं तो पार्क करेंगे।
वह पैसा डिफेंसिव सेक्टर्स में आता है, FMCG, फार्मा, IT। और खासकर फार्मा और IT को एक और फ़ायदा मिलता है, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं। मान लीजिए एक IT कंपनी को $1 का पेमेंट मिलना है। जब डॉलर 80 रुपये था तब उन्होंने $1 का कोट दिया। 6 महीने बाद डॉलर 90 रुपये हो गया। अब वही $1 उन्हें 90 रुपये देगा, जबकि उन्होंने 80 रुपये की अपेक्षा की थी। तो रुपए की कमजोरी इन कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद बन जाती है। अब समझते हैं डॉलर मजबूत क्यों होता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रुपए की परचेजिंग पावर घटती है। आज जो पेन 100 रुपये में मिलता है वो 1 साल बाद 106 रुपये में मिलेगा। इसका मतलब 100 रुपये की वैल्यू घट गई, रुपया कमज़ोर हुआ। जब रुपया कमज़ोर होता है तो डॉलर मजबूत दिखता है। अब गोल्ड पर असर समझिए। गोल्ड ग्लोबली डॉलर में ट्रेड होता है। अगर डॉलर मजबूत हो रहा है तो ग्लोबली गोल्ड पर दबाव आ सकता है। लेकिन भारत में कहानी थोड़ी अलग हो सकती है। अगर आपने $1 का गोल्ड 80 रुपये में खरीदा था और बाद में डॉलर 90 रुपये हो गया तो रुपए के हिसाब से आपका गोल्ड महंगा दिखेगा। इसलिए कई बार डॉलर टर्म्स में गोल्ड कमज़ोर होता है, लेकिन रुपए टर्म्स में स्थिर या बेहतर दिख सकता है। इतिहास में अक्सर देखा गया है कि अगर ग्लोबल गोल्ड रिटर्न 9% है तो रुपए में वह 12% के आसपास दिख सकता है, क्योंकि लगभग 3% रुपए के अवमूल्यन से आता है। अब पूरी कहानी को एक बार जोड़ते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ता है क्योंकि डिमांड सप्लाई गैप है और मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है। सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, कंजम्पशन घटता है और कर्ज वाली कंपनियों का खर्च बढ़ता है। ब्रॉड मार्केट दबाव में आता है, लेकिन FMCG, फार्मा और IT तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। रुपए कमज़ोर होता है, डॉलर मजबूत दिखता है। IT और फार्मा को फ़ायदा। गोल्ड पर मिला जुला असर। अब आप पूछेंगे ले इन्फ्लेशन डेटा देखें कहाँ। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक हर महीने CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स जारी करता है। अगर आप न्यूज़ फॉलो करती हैं या विश्वसनीय फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करती हैं तो आपको हर महीने इसकी चर्चा ज़रूर मिलेगी। ये कोई छिपा हुआ डेटा नहीं है, बस आपको सजग रहना है। तो सिर्फ एक डेटा पॉइंट इन्फ्लेशन आपको इक्विटी, सेक्टर, करेंसी, गोल्ड, रियल एस्टेट सबकी दिशा समझने में मदद कर सकता है। उम्मीद है ये समझ आपको एक नया मैक्रो पर्सपेक्टिव देगी। और अब जब भी आप इन्फ्लेशन की खबर सुनेंगी तो उसके पीछे का पूरा मैकेनिज्म समझ पाएंगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। बाय बाय।